वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। काफ़ी समय के बाद में आना हुआ, बीच में मेरे ख्याल से 20-25 दिन हो गए हैं जब हम वीडियो नहीं बना पाए। कई कारण थे। एक प्रमुख कारण ये था कि जो छोटा बेटा है वो क्या होता है कि जीवन में जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो ऊपर वाला कोई एक ऐसी मुश्किल देता है, एक ऐसी पहेली देता है आपको सॉल्व करने के लिए, जो आपके पास में जितनी आपने ज्ञान प्राप्त किया होता है उससे आगे की वो मुश्किल लेकर आता है। तो जो हमारी परीक्षा ऊपर वाले ने ली वो किस तरीके से ली थी, देखिए आज से 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि 2 बीमारियां हैं जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 साल पहले मुझे यह आभास हो गया था कि ये हमें ही नहीं हमारे बच्चों को भी गंभीर रूप से बीमार करेगी। कौन सी 2 बीमारियाँ थी? एक कैंसर और एक लंग्स के ऊपर जो ये अस्थमा ब्रोंकाइटिस हमें होने वाला है। और दोनों के रीज़न ऑब्वियस हैं। कैंसर तो हम सब लोगों के शरीर में इसलिए घुसेगा क्योंकि कितना भी आप ऑर्गेनिक चिल्ला लीजिए, आप बाहर हवा भी इस समय पे ले रहे हो तो वो पॉइज़न है। भाई खाना तो इंसान दिन में 3 बार खाता है, हवा तो हर सेकंड ले रहा है, और उस हवा के माध्यम से जब इतना पॉइज़न शरीर के अंदर जाएगा तो आप कैसे बचाओगे खुद को? तो इसलिए कैंसर बहुत गंभीर है। और दूसरी चीज़ मैंने 2.5 साल पहले जिसके लिए कहा था कि हमें तैयारी शुरू करनी है वो है अस्थमा ब्रोंकाइटिस, और वो इसलिए बताई थी क्योंकि हवा ही सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको खिलाता हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जितनी चीज़ों में मैं आपके परिवार को बचा सकूँ मैं उतना बचाने का प्रयत्न करूँ, लेकिन जितना भोजन हमारा दूषित और प्रदूषित है उससे कहीं गुना ज़्यादा जो पानी हम पी रहे हैं वो केमिकल से भर चुका है, और जो हवा हम ले रहे हैं उसका तो पूछो ही मत। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो भयंकर है। अब सोचिए जो 20 सिगरेट के मतलब ये बताते हैं कि दिन में जो हम हवा ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, इसका मतलब है कि 20 सिगरेट के बराबर धुआं जो है हमने केमिकल अपने शरीर में डाल दिया। जो छोटे बच्चे आज के जीवन में आ रहे हैं वो कैसे बचेंगे? आप इस चीज़ की गंभीरता को नोटिस करिए। सिर्फ मेरा ही छोटा बेटा जो है वो बीमार नहीं पड़ रहा, वो भी तो उसके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आई है वो मैं आपको बताऊंगा। वो तो ऊपर वाला परीक्षा जो है अलग तरीके से ले रहा है। नहीं तो आप ये समझिए कि हमारे मोहल्ले के अंदर जितने नवजात शिशु जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, सीज़न चेंज होने भी नहीं दे रहे और उनको बार बार के अंदर वो अस्थमा ब्रोंकाइटिस की इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप इस चीज़ के डाटा को चेक करेंगे, मैं तो खैर इतना नहीं हूँ उसके अंदर, कई बार चेक करिए, डॉक्टर से जाके पूछिए, पीडियाट्रिशियन से पूछिए, ये लेवलिन और ब्यूटीकॉट जो नेबुलाइजर्स हैं इनकी कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है पिछले 3 साल में। और ये सोचिए छोटे छोटे बच्चों के जिनके अभी लंग्स डेवलप भी नहीं हुए वो इस गंभीर उसकी चपेट में आ रहे हैं। तो हम कुछ अलग तो है नहीं, ये चीज़ होगी। ईश्वर का आशीर्वाद ये था कि बड़ी बेटी जो थी वो सुरक्षित रही थी, उसको मतलब इम्यूनिटी हम डेवलप करने में कामयाब हो गए। छोटे बेटे के केस के अंदर हम एक ट्रैप के अंदर आए। अब वो ट्रैप क्या है उसको आराम से आप समझिएगा, क्योंकि अब 7-8 महीने हो गए। मैं अपडेट आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि लगातार रिसर्च मेरे बच्चे के ऊपर मैं लगातार करता जा रहा हूँ, और मैं आपको पूरे विश्वास से ये चीज़ कह सकता हूँ कि देखिए जितनी भी चीज़ें हैं, मैं अगर दिमाग लगा रहा हूँ अपने छोटे बेटे के ऊपर तो ये समझिए कि उसके अंदर एलोपैथी, उसमें आयुर्वेद और उसमें होम्योपैथी, इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं सोच समझकर ढंग से उपयोग करने में कामयाब ना हो रहा हूँ। देश में इस समय पे जो भी बच्चे के लिए इलाज के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें हो सकती हैं उसमें 70 to 80% मैं कामयाब हूँ, इतना मुझे विश्वास है। हो सकता है 10 या 20% की कमी कहीं आ रही हो जो मुझसे बेटर कोई उसको ट्रीटमेंट दे सके, अदरवाइज़ इतने तक हम जा रहे हैं और नई नई चीज़ों के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। मैं रिसर्च करने से नहीं डरता। सबसे बड़ी चीज़ है जिसको मैं ये समझता हूँ कि मुझे खुद पे गर्व की अनुभूति होती है, और अगर आप वाक्षी से जुड़े हुए हैं तो आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा खुश होना चाहिए कि मैं अपने घर में, चाहे मेरी पत्नी हो चाहे मेरे बच्चे हो, उनके ऊपर प्रयोग करने से नहीं डरता। वो मैं इसलिए प्रयोग करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे उससे कामयाबी मिलेगी तो मैं आपके बच्चों को उन सारी चीज़ों से बचाने में कामयाब हो जाऊँगा। और मुझे लगता है कि जीवन के अंदर जो अगर हम जी रहे हैं तो इसका मकसद ही यही है कि आप समाज के लिए, देश के लिए अच्छा क्या करके जा रहे हो। दैट इज़ द ओनली प्राइम रीज़न कि मैंने इतने रिस्क लिए हैं। क्या क्या रिस्क लिए हैं उसकी भी बात कर लें। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट जब थी उसका हाई बीपी था। हाई बीपी के अंदर उसको जो डोसेज थी डॉक्टर ने रेकमेंड करी थी कि भैया आप एलोपैथी की दवाई लो। मैंने आंवला गिलोय उस केस के अंदर शुरू करा था। आंवला गिलोय पूरे भारत के अंदर कोई व्यक्ति अपनी प्रेग्नेंट बीवी को देता ही नहीं, क्योंकि उस जूस के ऊपर लिखा हुआ है प्रेग्नेंट लेडी को मत दो भैया, इसके अंदर हमारे पास स्टडीज़ नहीं है। लेकिन मैंने रिस्क लिया, उससे रिजल्ट्स अच्छे मिले, और इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले कि इससे अगली बार जब प्रेगनेंसी हुई, जब मेरे छोटे बेटे की प्रेगनेंसी हुई, तो उस केस के अंदर उसको बीपी की कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तब तक हम 2 साल में उसे इतना फिट और इतना अच्छा कर चुके थे कि हैवी वज़न होने के बावजूद उसके बीपी को हम कंट्रोल करने में आंवला गिलोय जड़ी बूटियों के माध्यम से जो थे हम सफल हो गए थे। तो ये आयुर्वेद की ताकत है। उस आयुर्वेद की ताकत है जिसे 90% हम खो चुके हैं। 90 भी छोड़ो आप, 98% हम अपने देश के आयुर्वेदिक शक्ति को खो चुके हैं। जितनी भी ये जड़ी बूटियाँ आप देख रहे हो ना आसपास, ये 1 या 2% नॉलेज है केवल।
जिसके सहारे हम आयुर्वेद का डंका बजा रहे हैं। 98% तो हम अपने 98.9% मान लो आप, हमारे ग्रंथों की ऐसी नॉलेज है जिसकी ना तो जड़ी बूटियों के नाम सुने हैं, ना उसके ऊपर हमने कोई काम किया है। हम उसे प्रयोग करने से डरते हैं और उसके चक्कर के अंदर हम अपनी प्रेग्नेंट पत्नियों को क्या क्या खिला रहे हैं। सब्जी फ्रूट खिलाओगे, उसके अंदर केमिकल इंजेक्शंस डल रहे हैं, वो वैसे ही मर जाएगी बेचारी। खिलाओगे क्या आप? अपनी खुद सोचिए, आपके घर में आज गर्भवती महिला है, उसको न्यूट्रिशन के नाम पे आप क्या दे सकते हो? कुछ भी नहीं है हमारे पास देने के लिए। और हम प्रयोग करने से इसलिए डरते हैं कि पता नहीं प्रयोग कर लेंगे तो भैया कितनी आफत आ जाएगी। भैया जो जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद में, जो हमारी नानी दादी हर रोज़ खेल खेल में यूज़ करती थी ना, आज उसको भी हम ऐसा समझते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा हुआ है जिसको यूज़ करते हुए हम डरें। मैं उसमें डरता नहीं, मैं उसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ। और अभी तक जितना मैंने लिया है उसके अंदर 100 में से 97-96 बार मैं कामयाब हुआ हूँ। और उसमें कामयाबी के अंदर मेरी अकल की बात नहीं है, ये केवल मेरे पुराने परदादा दादाओं की केवल बात है कि जिन चीज़ों के साथ वो खेलते थे उन चीज़ों के साथ हल्का सा भी हमने खेलना शुरू करा तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग गए। ईश्वर के आशीर्वाद से मेरे स्टोर में प्योर चीज़ें मैं मंगवाता हूँ, वो प्योर चीज़ मैं दे रहा हूँ, तो 100 में से 96 बार मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। समस्या ये है कि मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। वो इसलिए रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि ना तो सरकार उसकी अथॉरिटी देती है, और एक मानसिकता हमारी ऐसी बन गई है पढ़ाई लिखाई करवा कर के भैया डॉक्टर बता कर देता है कि पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, रिस्क है, ये आपको बेनिफिट उतना करेगी नहीं करेगी। दुनिया जहान के काम पैरासीटामोल पे गलत हो रहे हैं, लेकिन हम आयुर्वेद को ट्राई करने से डरते हैं। तो ऐसे केस में डिस्क्लेमर के साथ मैं यूजुअली लिख देता हूँ कि भैया देखो, मैंने अपने बच्चे पे ट्राई किया है, मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं, आप लोगों को ट्राई करना हो तो कर लो। ये एक मैं विडंबना बना रहा हूँ जिस वक्त देश की है। मुझे उम्मीद है कि अब क्योंकि सरकार भी हक में है और सब हक में है, अगले 10-15 साल में ऐसा एक एनवायरनमेंट आएगा जिसमें जो इस तरह की रिसर्च है, जो मैं एक लेमैन होके, एक आम आदमी होके अपने घर के अंदर कर पा रहा हूँ, ऐसा सरकार के द्वारा निर्धारित लैब्स के अंदर, आयुर्वेदिक सेंटर्स के अंदर होगी। और जिन चीज़ों की मैं आज वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाला हूँ, इसके ऊपर रिसर्च होकर हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। क्योंकि दवाइयों के अंदर तो भैया हाथ जुड़ चुके हैं, दवाइयों के अंदर तो एक हद से ज़्यादा आप कुछ मदद कर ही नहीं सकते। तो हम उसमें अब जो है उसमें जा रहे हैं, वी आर पेइंग द प्राइस। डायबिटीज़ एक हद से ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, सब लोग इंसुलिन की तरफ जा रहे हैं, कब तक बचाओगे आप उनको? एलोपैथी के अंदर आपको जवाब नहीं मिल सकता। एलोपैथी इज़ अ वेरी गुड साइंस, जहाँ पर कुछ कुछ केसेस है जिसको वो सॉल्व करने में कामयाब हुई है। आप बीपी को आप सोचो कि भैया एलोपैथी जो है इट इज़ द फर्स्ट जो है मेरे लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देगी। कंट्रोल करना है, किसी को बचाना है, ऐसे ही आपको चलाना है। लेकिन आयुर्वेद आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ये हार्ट की प्रॉब्लम्स में मैनेज करने में मदद कर सकता है, अगर समझदारी से अपनी डाइट के ऊपर और आयुर्वेद पे मदद करो। डायबिटीज़ को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो अगर व्यायाम पे, लाइफस्टाइल के ऊपर ज़्यादा अच्छा फोकस करो और आयुर्वेद का सहारा लो। आप थायराइड को ज़्यादा अच्छा मैनेज कर सकते हो अगर आप अपने खाने के ऊपर, अपनी डायबिटीज़ बीपी के ऊपर करो। इसीलिए सारे प्रयोग मैं खुद के ऊपर करके देख रहा हूँ कि आज 40 साल की उम्र हुई है, जबकि मेरा कोई लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा उम्दा नहीं कर रखा है, एक आम आदमी की तरह ही जी रहा हूँ, और बल्कि मेरा तो ओवरवेट भी है। लेकिन उसके बाद भी मैं यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो सिस्टम्स मैं अपना रहा हूँ, क्या उसके साथ में मैं अपने शरीर को रोगों से बचाने में कामयाब हो रहा हूँ? कितने हद तक कामयाब हो रहा हूँ, इस चीज़ का डाटा मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हमारे पास कुछ तो लिटरेचर हो कि हाँ, इन चीज़ों को करके हम कहीं तक कामयाब हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आते हैं वापस, छोटे बेटे को दिक्कत क्या थी उसको आप समझिए। मैंने वीडियोस बनाई हुई थी, इन वीडियोस का मैं ज़्यादा प्रचार नहीं करता, जो केवल वाक्षी के कोर कस्टमर्स हैं, जो हमारी हर वीडियो को देखते हैं, उनके लिए केवल केस स्टडी के रूप में दी जा रही है। तो जब छोटा बेटा था तो उसको प्रॉब्लम क्या हुई है? अब सबसे पहले क्या हुआ, उसको जो है जब वो 6 महीने पहले, अभी उसकी उम्र है 7 महीने, सबसे पहले जब बच्चा नवजात शिशु था तो क्या प्रॉब्लम आई, मैंने उसकी प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई थी, उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जहाँ पर मेडिकल साइंस भी जो है चीज़ों के अंदर बड़ी परप्लेक्स्ड हो जाती है। क्योंकि मेरा एक उसूल ये रहता है कि मैं एलोपैथी के बहुत बड़ा समर्थक हूँ, एलोपैथी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये मानता हूँ। समस्या ये आती है कि हमें ये तो पता चले ना कि समस्या हो रही है या कैसे हो रही है, क्या हो रही है, फिर हम उसका इलाज करें। ऐसा एक्चुअली फाइंड आउट नहीं हुआ। तो जब बच्चे को जो थी बार बार जो था सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब सांस लेने में जब दिक्कत हो रही है तो हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है? आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बने, लेकिन जो लोग थोड़ा सा टेक्निकली सोचना चाहते हैं या बुद्धिजीवी हैं या थोड़ा इस केस में रिसर्च करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। बाकी सब चाहें तो दूसरी वीडियोस देख लीजिएगा। तो हुआ क्या था, जब बच्चे को जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब सांस लेने में बच्चे को 2 तरीके से दिक्कत होती है। भाई किसी को खांसी ज़ुकाम हो गया बच्चे को, तो सांस कैसे लेगा? वो थोड़ा सा मुश्किल होगी उसको। और एक होती है कि नहीं, उसको खांसी ज़ुकाम नहीं है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है और उसके SO2 लेवल्स गिर रहे हैं। नॉर्मली बच्चे को खांसी ज़ुकाम होता है, थोड़ा सांस लेने में मुश्किल होती है, लेकिन उसके SO2 लेवल्स नहीं गिरते हैं, ध्यान से समझिएगा आप। लेकिन
कुछ बच्चों के अंदर क्या होता है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है लेकिन SO2 लेवल्स गिर रहे हैं। इससे पहला लेसन जो मुझे और आपको सबको सीखना चाहिए, जो उस समय तक मैंने नहीं सीखा था, घर के अंदर अपने बच्चों को, छोटे बच्चे जिनके घर में हैं, तो अपने पास में वो SO2 वाला मीटर रहना चाहिए। क्या बोलते हैं उसे? पल्स ऑक्सीमीटर, राइट। तो वो रखना चाहिए। तो अगर बच्चों को कभी खांसी जुकाम है, खासकर छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उसके अंदर हम आंकलन नहीं कर पाते कि बच्चा सीवियर है या नहीं है, तो पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर लगा कर रखें। उससे ये देखें कि SO2 लेवल्स जो हैं वो 90 से नीचे तो नहीं जा रहे हैं। अगर 90 से नीचे ड्रॉप हो रहे हैं, 84-85 के पास आ रहे हैं, दैट मीन्स कि बच्चे को हमें तुरंत एडमिट करना है। तो पल्स ऑक्सीमीटर एक तो हमें आज का लेसन मिला कि इसमें से सीखने की चीज़ है, जो हमने भी सीखी और घर के अंदर पल्स ऑक्सीमीटर लेकर आए। उस समय पे जब हम लेकर गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि सर मैं कैसे ये समझूं कि ये बच्चा जो है इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो खांसी जुकाम नॉर्मल बच्चों को कई बार हो जाता है, चाहे नवजात शिशु कुछ है। तो उसने फिर यही बताया कि देखो, उस समय पे पहले डॉक्टर्स कह रहे थे देखो गले के अंदर जो है ना ये चीज़ हो रही है, इससे पता चलता है। लेकिन जो सिंसियर डॉक्टर थे, जिनसे मैंने जिनकी तारीफ़ भी बहुत करी थी पिछली वीडियो में, अभिषेक जी थे, उन्होंने कहा नहीं देखो यार, ये गले वाला मामला नहीं है, हम इसको ऑक्सीमीटर के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि जब लंग्स तक ऑक्सीजन नहीं जा रही, इसका मतलब इसके अंदर जो है बच्चे को ब्रीदिंग पैटर्न में दिक्कत आ रही है। हमें ऑक्सीजन इसलिए लगानी चाहिए क्योंकि हम इसे ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे, लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही। वैलिड रीज़न एक समझ में आया, राइट। लेकिन देखने से हमें नहीं पता चल पाएगा कि बच्चे को ऑक्सीजन है। बच्चा ज़ोर ज़ोर से सांस लेगा, लेकिन नवजात शिशु जो है वो वैसे ही सांस तेज़ी तेज़ी से लेता है। अब जैसे मैं एक आम आदमी आपके सामने खड़ा हूँ, अगर मुझे सांस बहुत तेज़ तेज़ होगी तो आप इमीडिएटली क्या करोगे? पल्स ऑक्सीमीटर लगाइए, पहले देखिए ऑक्सीजन लंग्स तक जा रही है कि नहीं जा रही है। आपको लगता है 92 से ऊपर ऑक्सीजन है, समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ मिलेगी इस केस के अंदर? जब भी इस तरह से होगा, दो चीज़ों में, या तो उसके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है या उसके लंग्स में प्रॉब्लम है, दोनों की पूरी चेकिंग करवानी चाहिए। अगर हार्ट की प्रॉब्लम, ये हमारा दुर्भाग्य है कि एलोपैथी इतनी आगे चली गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर हार्ट की ब्लॉकेज हो ना, तो आप उसको बिल्कुल एंड स्टेज पे जाके ही चेक कर सकते हो। वो शुरू की स्टेज के अंदर चेकिंग नहीं होती है, ये आपकी इको वगैरह से ये पता नहीं चलता हार्ट में कितनी ब्लॉकेज है कितनी नहीं है, थोड़ा बहुत पता चलता है। लेकिन जो एंजियोग्राफी होती है वो लास्ट स्टेज पे होती है, और एंजियोग्राफी अगर आपने करी है फिर तो समझो कि आपने इतना सब कुछ डाला है, तो आप सोचते हो कि चलो भैया ब्लॉकेज भी हटानी है, प्रॉपर आपको स्टेंट डल कर ही आएगा। तो ये मामला है। तो बच्चा अगर तेज तेज सांस ले रहा है तो बड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो वैसे भी तेज तेज सांस लेता है, थोड़ा सर्दी जुकाम होगा तब भी तेज तेज सांस लेगा, और इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो भी आएगी। तो उस टाइम पे वो 14 दिन के लिए एडमिट हुआ। 14 दिन के लिए क्या क्या चला? नेबुलाइजेशन चली। नेबुलाइजेशन में क्या चलेगा? एक तो चलेगी लेवलिन आती है, तो ये तो एक तरह का मेरे ख्याल से ब्रोंकोडायलेटर है, और एक ब्यूडिकॉट आती है, एक तरह की स्टेरॉयड है। अब आप ये समझिए, ये दोनों तरह की जो एप्लीकेशंस हैं नेबुलाइजेशन में, इस समय पर मैक्सिमम बच्चों को ये डल रही है। मैं आपको इस वीडियो में दावा करता हूँ, अगर हमारे पोल्यूशन की समस्याएं सॉल्व नहीं हुई तो अगले 3 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे बच्चों के लंग्स पे इतना सिवियर इफेक्ट, बच्चों को छोड़ दीजिए, बड़ों के ऊपर इतना सिवियर इफेक्ट है, वी विल बी फोर्स्ड टू टेक दीज ब्रोंकोडायलेटर्स एंड स्टेरॉइड्स एज अ रेगुलर थेरेपी। ये आने वाला दुर्भाग्य है जिसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। मेरे पास पर्यावरण का दायित्व है सोशल सर्विस के अंदर। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि शायद उस समय तक हम कुछ ऐसी जागरूकता अभियान करने में कामयाब हो जाएं, बिकॉज़ जो संगठन जिसके साथ जुड़ा हुआ हूँ वो भी नेशनल लेवल के ऊपर अच्छा काम करता है। वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम इस तरीके से निकल आएँ। लेकिन ये जो नदियों को हम गंदा कर रहे हैं और ये जो हम हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि इसका कितना हैवी प्राइस है जो हम देने वाले हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वापस पहुंचने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और उतना संघर्ष और उतना जागरूकता करना अभी इस समय पे पॉसिबल नहीं है। तो वी आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स, आप समझिए, अपने मतलब अंत की तरफ जो है, ये हम इन सारी चीज़ों के थ्रू, पर्यावरण के थ्रू जा रहे हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि क्यों इंसान जो है, वो इंसान की पूरी जितनी हमारी जनसंख्या है वो खतरे में है। सबसे बड़ी इन चीज़ों के अंदर है प्रॉब्लम। एनीवेज, तो बच्चे को वो समझ में आया 14 दिन में, तो मुझे लगा कि ठीक है 14 दिन के अंदर हमने कर दिया। अब आप समझिएगा, मेरी रिसर्च शुरू होती है इसके बाद। मुझे ये लगा ठीक है बच्चा 14 दिन का था, मुझे उस समय लगा कि भाई हल्का सा पंखा चल गया होगा। भाई मेरा मानना ये था, नवजात शिशु होती है तो होता है तो पंखा नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल जच्चा और बच्चा को आपको हवा से बचाना चाहिए। मुझे लगा थोड़ी हवा लग गई होगी, इस वजह से ऐसा हो गया होगा। मैं बच्चे को वापस लाया। मैंने प्रयोग क्या किया, इस वक्त भारत में शायद मैं अकेला व्यक्ति हूँगा जिसने 2 से 3 महीने के बच्चे के अंदर हल्दी वाला दूध शुरू करा। अब मैं आप लोगों को वीडियो में क्या बोलता हूँ कि भाई सर्दी ज़ुकाम हो तो हल्दी वाला दूध शुरू कर लो।
अब हल्दी वाला दूध आज तक हम क्या करते थे, वो 6 महीने से ऊपर के बच्चों को देते थे, क्योंकि 6 महीने से कम का बच्चा तो माँ का दूध पीता है। कभी ऐसी इमरजेंसी क्रिएट नहीं हुई, ना तो मेरे बेनिफिशियरीज के पास, सब मेरे खुद के पास, कि 1 महीने 2 महीने के बच्चे को इतनी सीवियर हो जाए, उसके लंग्स के ऊपर इन्फेक्शन हो जाए। और 14 दिन तक जब डॉक्टर ने NICU में रखा था, तो डॉक्टर ने कहा था भैया कुछ भी करो, इसको 6 महीने तक अब आप इन्फेक्शन से बचा के रखना, क्योंकि हालांकि मैंने लेवोलिन और ब्यूटीकॉट दिया, बट स्टेरॉइड्स आर स्टेरॉइड्स, ये आपकी जो थेरेपीज़ हैं लंग्स पे तो बच्चे के दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब आपको अगर इसको बचाना है तो आपको 6 महीने तक जो है कम से कम आपको किसी भी तरह की दूसरी थेरेपी ये दोबारा ना आए, इसकी कोशिश करो। तो मेरे को ये लगा कि क्योंकि मैं आपको सबको हल्दी वाला दूध बताता हूँ, चीज़ें मेरे पास प्योर हैं ही, मैंने बच्चे को दूसरे महीने से हल्दी वाला शुरू करा। और ये एक तरह का वही आपका रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो है। मैंने अपने बच्चे पे रिस्क लिया। अच्छी बात ये हुई कि 2 महीने 2.5 महीने में बच्चा ना केवल देसी गाय के दूध को सूट करने लग गया, हम थोड़ा पानी मिलाते थे, सौंठ डालते थे। अब इससे क्या लर्निंग मिलती है, छोटे बच्चों को आप ऊँटनी का दूध पिला सकते हो, बकरी का दूध पिला सकते हो, माँ का दूध पिला सकते हो। देसी गाय का दूध बच्चा हज़म नहीं करता। बच्चा हज़म देसी गाय का दूध तब करेगा जब उस दूध में थोड़ा पानी मिलाओगे, थोड़ी सौंफ, या तो आप सौंफ फेनल डालोगे, या आप ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ थोड़ी ये डालोगे। तो अब क्या था, सर्दी का मौसम था, तो सौंफ तो डाल नहीं सकते, सौंफ की तासीर ठंडी होती है, तो दूध के अंदर पानी मिला के क्या डाली गई, सौंठ, ड्राई जिंजर डाली गई। फॉर्चुनेटली ये बच्चा जो है सूट करने लग गया। थोड़ी गैस बनती थी, लेकिन हमारा काम चल गया, और हल्दी वाला दूध बच्चे ने धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अब मैं हो गया निश्चिंत। मुझे लगा ठीक है भैया, देखो हमारे हाथ में तो आयुर्वेद की है ताकत, जो भी है ईश्वर ने दिया था ज्ञान। मैंने कहा देखो भाई, पहले 14 दिन का बच्चा था, मैं नहीं संभाल पाया, नवजात शिशु था, गलती हो गई, अब बच्चे को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अब बच्चे में क्या जा रहा है, हल्दी वाला दूध। और हल्दी वाले दूध की ताकत आप लोग जानते हैं, जो मैं 4 साल से प्रमोट कर रहा हूँ, रात को 2 और सुबह तक आपका कोल्ड एंड कफ खत्म। तो मैंने कहा सर्दी का टाइम है, मैं बचा लूँगा। अच्छा, 4-5 महीने में बचाने में कामयाब हो गया। अब उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई। मैंने वीडियो आपके साथ में ये बनाई कि भैया हल्दी वाला दूध अब से, क्योंकि मैं अपने बच्चे में 2 महीने में ट्राई कर चुका हूँ, अब से आप लोगों के लिए दरवाज़ा खुलता है। जो लोग ट्राई करना चाहें, 2 महीने के बाद हल्दी वाला दूध बच्चे के साथ, देसी गाय का दूध इस तरीके से पानी डाल के और थोड़ा सा ड्राई जिंजर डाल के आप ट्राई करोगे, तो बच्चे को सूट करने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। ये चीज़ को मैंने प्रोमोट कर दिया। जैसे ही मैंने प्रमोट किया, बच्चे को 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर जो है दोबारा से वही कंडीशन हुई। अब जब दोबारा कंडीशन हुई, अब मैं सोच के हैरान कि यार देख, हल्दी वाला दूध है, जिस हल्दी वाले दूध ने इसको 4 महीने 5 महीने बचाया, वो अब क्यों नहीं बचा पा रहा। अब की बार जब सेकंड टाइम फिर दोबारा लेकर गए, फिर 11 दिन के लिए वही थेरेपी चली। अब जब थेरेपी चली, इस समय पे हमने उस चीज़ को नोटिस करा, यार गलती हुई कहाँ पे है। हल्दी वाला दूध हम दे रहे हैं, हमने बच्चे को 4-5 महीने बचाने में भी कामयाब हुए, लेकिन अब जो इन्फेक्शन है ये दोबारा कैसे हो गया। इस समय पे एक नई चीज़ मुझे समझ में आई, वो ये कि नॉर्मली जो ठंड लगती है तो हमें क्या है, सर्दी ज़ुकाम बनता है, लेकिन उस छोटे बच्चे के अंदर म्यूकस नहीं बन रहा था, सर्दी ज़ुकाम नहीं बन रहा था। डॉक्टर अभिषेक ने जब क्लोजली ऑब्जर्व किया, तब हमने ये चीज़ समझी कि इस केस के अंदर बच्चे के अंदर बलगम नहीं बन रहा है, इनफैक्ट जो अंदर के ब्रोंक्यूल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। हमारे अंदर के जो लंग्स हैं ना, लंग्स के अंदर कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। तो मेरा सवाल ये था कि जब कैपिलरीज कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, तो हल्दी वाला दूध तो ज़ुकाम को तो कम करता है। ये तो मैं बड़ी बेटी के साथ में ट्राई कर चुका हूँ कि रात को ज़ुकाम है दूंगा, सुबह तक ठीक हो जाती है। लेकिन मैंने 10 दिन 12 दिन डॉक्टर के साथ में, मेरे साथ में संबंध ऐसे हैं, वो डॉक्टर साहब अपनी एलोपैथी ट्राई करते हैं, मैं अपना आयुर्वेद ट्राई करता हूँ, और मुझे लगता है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपको कहीं और नहीं मिलेगा जहाँ पे एक एलोपैथिक डॉक्टर, एक ऑर्गेनिक फूड का बंदा, और दोनों लोग जो है मिलकर बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी काम कर सकती है, वो अपने ज्ञान कर रहे हैं। ये एक चीज़ है जिसकी मुझे लगता है देश में ज़रूरत है, होलिस्टिक अप्रोच, एक दूसरे को समझें। फॉर्चुनेटली दैट डॉक्टर इज़ वेरी नाइस, ही रिस्पेक्ट माई नॉलेज। मैं तो करता ही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग बेचारे बिना ज्ञान के तो वहाँ बैठे नहीं हैं। तो ये होलिस्टिक अप्रोच जो है, जिस वक्त 2 डॉक्टर्स के या 2, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले की नानी दादी भी अगर डॉक्टर को समझकर आराम से समझेगी और अपनी अपनी चीज़ों को, थोड़े से नुस्खों को आराम से लगाएगी ना, हम ज़्यादा बेटर हील कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको या आपके बच्चों को मैं उस दिशा में लेके जाना चाहता हूँ। आप एलोपैथी या आयुर्वेद में हम लोग ना एक जगह बढ़ जाते हैं। अब स्वामी रामदेव वाला मामला चल रहा है, गलत अप्रोच है भैया। आप कह रहे हो आयुर्वेद ही सब कुछ करेगा, एलोपैथी मजाक थोड़ी है। एलोपैथी कभी ये ना कहे कि आयुर्वेद मजाक है, और आयुर्वेद ये ना कहे एलोपैथी। दीज आर वन ऑफ द टू ऑफ द बेस्ट साइंसेज इन द वर्ल्ड। हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, ये हमारी नादानी है। नहीं तो आयुर्वेद जब हम निकालेंगे ना असली, ये अलग बात है कि हम भी और बाबा रामदेव अभी तक निकालने में कामयाब नहीं हुए, कुछ नहीं निकाला हमने। बोला ना मैंने, 99% हमने आयुर्वेद को जाना ही नहीं अभी।
हम तो 1% के साथ खेल रहे हैं जो जड़ी बूटियों में मसाले हैं। जब असली आयुर्वेद एंटर करेगा तो छक्के छुड़ा देगा। अकल नहीं लगाते हम। बच्चों को पेट में गैस बनती है, एलोपैथी वाले दवाई क्या देते हैं, सैंड्रॉप्स के नाम से। आप कभी बच्चे नवजात शिशुओं का आप देखना, उस सैंड्रॉप्स में क्या डाला हुआ है, फेनल ऑयल, सौंफ का तेल डाला हुआ है। वही एलोपैथिक के अंदर जो ड्रॉप आती है उसके अंदर सौंफ का तेल डाल के आप बच्चे को पिला रहे हो। वही सौंफ अगर मैं अर्क के रूप में बच्चे को दे दूं तो मैं बेवकूफ़, ये क्या मतलब हुआ। वही हींग जो है बच्चे के पेट पे मैं लगा दूं, उसके पेट की गैस रिलीज हो जाए तो कोई बेवकूफ़ी थोड़ी है, ये तो समझदारी की बात है। इसके लिए कोई लाइसेंस थोड़ी चाहिए किसी से। एनीवेज, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब क्या मामला आया कि वो बच्चे के लिए अब हमने ये चीज़ समझी कि इसके बेसिकली अंदर जो है, मैंने भी और डॉक्टर साहब ने जब हमने दिमाग लगाया उसके अंदर, तो डॉक्टर साहब ने यही बताया कि यार ये देखो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। अब कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, मैंने कहा यार देखो पंखा एसी मैंने सब बंद कर रखा है, आप इसको नेबुलाइजेशन दे रहे हो, मैं हल्दी वाला दूध दे रहा हूँ, तो दिस चाइल्ड शुड गेट रिकवर्ड सून। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने फिर दोबारा रिकवर होने में 12 से 13 दिन लगाए। इससे हमने निष्कर्ष ये निकाला कि हल्दी वाला दूध खांसी ज़ुकाम को बचाता है, लेकिन वो ब्रोंकाइटिस अस्थमा के केस में हमारी मदद नहीं कर पा रहा। क्योंकि अगर हल्दी वाला दूध ब्रोंकाइटिस अस्थमा के केस में मदद करता होता तो बच्चे की रिकवरी फास्टर होती, जो कि नहीं हो पा रही थी। तो कहने का मतलब है 3-4 महीने हम बच्चे को बचाने में कामयाब हुए हैं। खांसी ज़ुकाम से हो, थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ी हो, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन ब्रोंकाइटिस के केस में या अस्थमा के केस में हल्दी वाला दूध हमारे ब्रोंक्यूल्स जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं उनको डायलेट करने की पावर इसमें नहीं है। ये निष्कर्ष निकल गया, राइट। क्योंकि अगर ये करता होता तो एक तो वो बच्चा जो है इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ता, चलो कोई सी गलती की वजह से वो बाई चांस बीमार पड़ भी गए तो दोबारा उसको डायलेट करने में मदद करता, वो नहीं काम कर सकता। ये हल्दी वाला दूध जो है म्यूकस जनरेशन को कम कर सकता है। आपको खांसी ज़ुकाम हुई है, आपको बलगम है, गले के अंदर कुछ हरारत है, इन सारी चीज़ों को कर सकता है। बट अगर आपके ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, उनको डायलेट करने की पावर इसमें नहीं है। ये दूसरा निष्कर्ष है जो हमने अपनी दूसरी स्टडी के अंदर उससे निकाल लिया। अब मामला ये आता है कि भैया हल्दी वाला दूध, अब बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को प्रॉब्लम बलगम की, म्यूकस की नहीं है। जो बड़ी बच्ची को प्रॉब्लम क्या होती है, खांसी ज़ुकाम होगा तो बलगम बनेगा, नज़ला होगा। इस चीज़ को मैं हल्दी वाले दूध से टैकल कर लूँगा। छोटे बच्चे को ये प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको जब ठंड लगती है उसको नज़ला होता ही नहीं, उसको सर्दी ज़ुकाम लगती नहीं, उसके तो ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं और उसमें हल्दी वाला दूध काम नहीं कर रहा। तो इम्यूनिटी तो बढ़ा लूँगा मैं इससे, लेकिन इससे मैं बच्चे को टैकल नहीं कर पाऊँगा। अब इसके बाद की रिसर्च आती है। अब इसके बाद की रिसर्च ये आती है कि जब इसके अंदर आया तो जो हमारे वैद्य हैं, नजफगढ़ वाले हैं, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। और मैं बहुत बार कहता हूँ कि चीज़ें केवल ओरिजिनल देने से कुछ नहीं होता, ईश्वर का उसके अंदर साथ भी चाहिए और ईमानदारी चाहिए वैद्य की कि वो उसमें कितनी मेहनत करके औषधि को बनाता है। तो ये ईश्वर की दया से नजफगढ़ वाले जो वैद्य हैं वो इस पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी औषधियों में पता चलता है। ये चीज़ मैंने टास्क अब उनको बताई है। तो अब उनको जब टास्क बताइए, अब 3 चीज़ें जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करने वाला हूँ, और ये चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें बना कर दी है। इसके बारे में मैं आपको भी बता दूंगा कि क्या चीज़ें हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटेशन अब मैं शुरू करने वाला हूँ बच्चे के अंदर, अब उस बच्चे के अंदर मैंने ये चीज़ पता कर ली है। देखो हो क्या रहा है, मौसम का फ्लक्चुएशन जैसे ही होगा, समझ नहीं गए, पॉल्यूशन जैसे ही बढ़ेगा, हमारे बच्चों को, केवल मेरे बच्चे को नहीं, सारे बच्चों को, क्योंकि हमारे मोहल्ले के कम से कम 5-6 बच्चों को इस तरह की सेम समस्या है, उनके अंदर इसी तरीके से उनका सेम ट्रीटमेंट चल रहा है। वही ब्यूटीकॉट, वही रेवोलिन, उनको नेबुलाइजेशन जो है दी जा रही है और बच्चे परेशान हैं और होंगे भी। रीज़न है इन 3 चीज़ों को जो है नजफगढ़ वाले जो वैद्य हैं उनके साथ में बैठ के डेवलप किया गया है, जिसकी मैं अभी जो अपने उसके ऊपर है काम शुरू कर रहा हूँ। इनको मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज अभी और चल रहा है काम, क्योंकि लाइसेंसिंग आएगी और सारे लेबल्स बनेंगे, सब चलेंगे। तब तक हम इसके साथ में यही चीज़ एक्सपेरिमेंटेशन, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि भैया अगर आप लेवलिन ब्यूटीकॉट के साथ में कंटिन्यू करोगे, द लंग्स जो हैं वो बच्चे के वीक होंगे। 3 बार हम इसकी थेरेपी चला चुके हैं, बार बार इसका बीमार पड़ना सही नहीं है। तो वी आर नॉट लेफ्ट विद मच ऑप्शंस। तो इस केस में आप ये समझिए कि एलोपैथी ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया है। दे हैव कैटेगोरिकली सेड कि भैया आपको इसके ब्रोंकोडायलेशन और स्टेरॉयड के सहारे आप चलाओ, बच्चे को कितना चलाओ। नाउ यू विल हैव टू एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस, वी डोंट हैव मैनी मोर ऑप्शंस विद अस। तो भैया हमें तो अपने बच्चे को करना है। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटेशन आप देखिए कि जहाँ पे मेरा एग्जाम पूरा होता था, जिस चीज़ को मैं समझता था उससे आगे की समस्या ईश्वर ने दी है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये 3 चीज़ें जो हैं, ये जो हमने तैयार करी हैं जड़ी बूटियाँ, ये क्या चीज़ है, कहाँ से इसका रेफरेंस लिया गया है और आयुर्वेद की ताकत क्या है, उसको अभी इसके साथ में हम 1-2% जो है आयुर्वेद की ताकत को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ हल हम निकालने में कामयाब होंगे। ये जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ ये यूजुअली बच्चों में 1 से 1.5 साल तक रहती है।
तो हमें ये उम्मीद है कि 1.5 साल 2 साल के बाद में बच्चे के लंग्स अगर ठीक से डेवलप हो जाए और मैं थोड़ा फोकस और अच्छा करने की कोशिश करूँ तो मैं रिकवर करने में कामयाब भी हो जाऊँगा। फ़िलहाल के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए रिकमेंडेड भी हैं और आयुर्वेद में आए हुए हैं। तो जो नजफगढ़ वाले वैद्य मैंने बताया था, उनके परदादा जो थे उन्होंने ये पुस्तक उस समय लिखी थी। और आप ये सोचिए कि उस समय पे वैद्य जो थे वो अगर कुछ लिख रहे हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के नाम हैं जिनके जड़ी बूटियों के नाम ही कभी नहीं सुने हमने, तो उनके ऊपर काम है। तो पहली चीज़ जो है, जिस चीज़ के ऊपर काम चल रहा है वो क्या चल रहा है, ये है लंग्स क्योर के नाम से फेफड़ों को पुष्ट करने की दवा है। ये किस लिए करी जा रही है, जिसको हम अभी ट्राई करेंगे। वो क्या करती है कि सूखी खांसी अगर किसी को भी होती है, खासकर इसकी ताकत इतनी बताई जाती है, जो फेफड़ों को पुष्ट करने की दवा है। जो मेरी अभी जो हमारे नजफगढ़ में वैद्य नोगेश जी, उनसे जो बातचीत हो रही है कि जो ग्रंथ है उसके अनुसार, क्योंकि ग्रंथ के अनुसार हमने जितनी औषधियाँ बनाई हैं वो अपने 70-80% तक लक्ष्य को पाने में कामयाब होती हैं। तो इस चीज़ को जो हम ट्राई करने वाले हैं वो क्या है, फेफड़ों को जो पुष्ट करने की दवा है, उसके अंदर खांसी हो जाए, आपका लंग्स जो है वो कमज़ोर हो जाएं, आपको बहुत लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हों, दमा हो, या आपको इस तरह की अस्थमा की कंडीशन हो, उस केस में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जो रिकमेंड की गई हैं। वंशलोचन, ये भी ओरिजिनल, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, ओरिजिनल वंशलोचन मिलना बहुत मुश्किल है, इसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद में इलायची के बीज, तज है, दालचीनी है, काला मुनक्का है, खजूर पिंड है, छुआरा है, और उसके बाद में तालीस पत्र है। इस तरह की जितनी औषधियाँ उसके साथ में बनाया जाता है। तो फेफड़ों को पुष्ट करने की ये जो दवा है, इसका क्या मतलब इसको लेने का तरीका क्या रहता है। इसको लेने का तरीका ये रहता है कि इसको आपको बकरी के दूध के साथ या गाय के दूध के साथ में जो है इसको लेना होता है। तो दिन में 1 बार या 2 बार, ये मैं अभी लिख नहीं पाया, इसको मैं चेक करके जब रिकमेंडेशन होगी वेबसाइट पे अगर कभी चढ़ेगी तो तब मैं आपको ये बताऊंगा। तो ये क्या है, बकरी के दूध के साथ, नहीं तो गाय के दूध के साथ, और अगर ये दोनों नहीं है तो केवल पानी के साथ में जो है ये ली जाती है। और ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर दी जाए तो ये हमारे लंग्स को मजबूत करने में मदद करेगी। तो जाहिर सी बात है, एक्सपेरिमेंटेशन मेरे ऊपर भी होगा, पहले तो मेरे ऊपर होगा, मैं इसको 3-4 दिन लेकर देखूंगा, और फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर जो है बच्चे में ट्राई होगा, ये चेक करने के लिए कि हम लंग्स को उसमें कुछ एनेबल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब 7 महीने में 3 एपिसोड्स हो चुके हैं बच्चे के लंग्स के ऊपर ब्रोंकाइटिस में। जाहिर सी बात है, इन औषधियों का उपयोग करके अगर मैं अगले 1 साल तक उसको दोबारा बीमार होने से बचा लेता हूँ, तो ये अपने आप में एक प्रमाण होगा कि ये चीज़ जो यूज़ की गई है ये अच्छी की गई है। लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मतलब हम लोग ना ज़्यादा डर डर के जो है हम नहीं रह सकते, बिकॉज डर डर के तो आपको पता है कि व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू सफ़र विद, तो उसमें से बाहर निकलने के रास्ते तो हमें खुद ना खुद निकालने होंगे। तो डरने से बात नहीं होगी, लॉजिकली कैलकुलेटेड रिस्क लेकर हमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़कर खुद के और बच्चों की सुरक्षा के लिए करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दूसरी चीज़ क्या है, ये श्वास प्राश है, इसकी मैंने आपको बताई थी, ज़बरदस्त औषधि है, इसको हम ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी 4 महीने में। जिन लोगों को खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, मेरे बच्चे के केस में तो अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको खांसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, विदिन 2 to 3 डेज़ जो है ये खांसी को कंट्रोल करने में कामयाब होती है। गेहूं के दाने के बराबर दिन में 5 बार लेनी होती है। तो ये श्वास प्राश है जो उन्होंने तैयार की है। दूसरी चीज़ जो हम तैयार करने वाले हैं, जिसको हम थोड़ा सा सेवन यूज़ करेंगे अगर करना चाहेंगे, तो वो रहेगी, ये हमारे पास में जो बनाई गई है, इसे बोलते हैं सीतोप्लास्टक चूर्ण। तो एक तो सीतोप्लादी चूर्ण है, ये सीतोप्लादी चूर्ण है, इसको शहद के साथ में मिक्स करके लेते हैं तो बच्चों को खांसी जुकाम से बचाता है। ये तो बहुत सालों से यूज़ हो रहा है। ये बनाया गया सीतोप्लास्टक चूर्ण। सीतोप्लास्टक चूर्ण के अंदर क्या है, वंशलोचन है, मिश्री है, एक रूमी मस्तगी करके एक जड़ी बूटी आती है, कहा जाता है 40,000 रुपये किलो का रेट होता है इसका, जो असली रूमी मस्तगी होती है, और ये मिलनी भी मुश्किल है, डालनी भी मुश्किल है, इस पर कोशिश की जाती है। छोटी पीपली, इलायची, दालचीनी, सतगिलोय, मोथा, ये सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं डलती हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं जिन जड़ी बूटियों का मैंने नाम लिया, यही जड़ी बूटियाँ मिलनी ओरिजिनल और उसके बाद में डलनी, और ये सारी जानकारी जो है ये कहाँ से होगी। तो इसको जो है सीतोप्लास्टक को कहा गया है। इसको सीतोप्लास्टक को कहा जाता है कि सीतोप्लादी के मुकाबले 5 से 7 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। मात्र इसका 1 ग्राम जो है शहद के साथ में मिक्स करके बच्चे को चटाया जाता है। दिन में 1 बार केवल आपको देना है ये, और ये जो है बच्चे को, जिनको बुखार रहता है, जिनको खांसी ज़्यादा होती है, उस चीज़ में कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो सीतोप्लादी का अपग्रेडेड वर्जन है। जो लोग बहुत सेफ़ खेलना चाहते हैं वो अपने सीतोप्लादी पे ही रहें आराम से। जिन लोगों को लगता है नहीं भैया बच्चों को इस तरह की ब्रोंकाइटिस की समस्या आ सकती है, मुझे बाहर निकलना है, तो मदद करें। तो अब आप ये 3 चीज़ें समझ सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये आप समझ सकते हैं जिन चीज़ों का मैं एक्सपेरिमेंटेशन अभी शुरू करने वाला हूँ। फॉर्चुनेटली मैं मेरे को लगता है कि मैं अभी 3-4 महीने में जो है आपको जो है इसके वो जो है लाकर रिजल्ट्स जो हैं शायद आपके साथ शेयर करने में
कामयाब हो जाऊँ। लेकिन मैंने आपको रीज़न्स बताए हैं कि किन रीज़न्स के साथ में हम इन चीज़ों को ट्राई करते हैं, और जब तक हम खुद ट्राई नहीं करते तब तक आपको तो रिकमेंडेशन देते नहीं हैं। और ट्राई करने के बाद भी, क्योंकि जब तक इसकी लाइसेंसिंग और ब्रांडिंग और ये सब कुछ पूरी नहीं होती, तब तक हम आपको ये रेकमेंड भी नहीं कर सकते। तो ये वीडियोज़ मैं डिस्क्लेमर के अंदर भी डालता हूँ और बीच बीच में बार बार बताता रहता हूँ, देखो यार इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप लोगों का मन करे, बिकॉज़ हम बीच में हैं। वो सपोज़ करो कोरोना के अंदर वैक्सीन्स थी, तो वैक्सीन्स का ट्रायल पूरा होने में 5 साल 7 साल लगते हैं। लेकिन अब कोरोना सामने है, अब व्यक्ति को बचाना है, तो इंसान क्या करेगा, अपनी समझदारी के हिसाब से जितना कुछ तैयार कर पाया था उसके अनुसार उसने बचाने की कोशिश करी। तो ये जीवन का दस्तूर रहता है, ये बात है। तो मुझे तो बच्चों को बचाना है, तो मुझे पता है कि मैं एलोपैथी की लिमिट को टच कर चुका हूँ, तो उसके बाद में एक्सपेरिमेंटेशन शुरू होता है। अब आप समझिए, जो चीज़ रेकमेंडेड है, जो बताई जा रही है उनको बताता हूँ, जो अभी रेकमेंडेड नहीं है, जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अनुसार आप अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले सर्दियों के अंदर बच्चों को ये हल्दी वाला दूध, और इसी के साथ में इस बार च्यवनप्राश बहुत ज़बरदस्त बनाने में हम कामयाब हुए हैं। दोनों रेकमेंडेड हैं। दोनों आप सर्दियों में हल्दी वाला दूध और च्यवनप्राश बच्चों को ज़रूर खिलाइए। मैंने खुद देखा है इससे इम्यूनिटी कितनी बढ़ती है। बड़ी बच्ची की तो देखी हुई है, और बहुत मदद मिलती है। तो क्योंकि गर्मियों में पिला नहीं सकते हल्दी वाला दूध ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही पिला सकते हैं, तो सर्दियों में हल्दी वाला दूध और च्यवनप्राश, इसको ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को जैसे ही खांसी ज़ुकाम थोड़ा सा होता है, सीतोपलादी चूर्ण है, ऑर्गेनिक ओरिजिनल शहद के साथ में 1 चम्मच दिन में 2-3 बार भी आप दे सकते हो। सीतोपलादी कई सालों से यूज़ हो रहा है, एलोपैथी के अंदर दिया जा रहा है, मतलब आयुर्वेद में दिया जा रहा है। सीतोपलादी चूर्ण को शहद के साथ दे सकते हो। ये प्रोडक्ट है, ये भी ऑलरेडी इसको 4 साल हो गए हैं, प्रॉपर सारी चीज़ों के अप्रूवल्स वगैरह के साथ में। इसको बोलते हैं आस्था केसरी। आधा-आधा चम्मच करके बच्चों को दे सकते हो, 1-1 चम्मच करके बड़ों को दे सकते हो। लंबे समय में किसी को अस्थमा ब्रोंकाइटिस की समस्या, उसको कम करने में मदद करता है, लाभदायक है। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं अभी रिसर्च शुरू कर रहा हूँ। आने वाले समय के अंदर आपको और शेयर करूँगा। इसमें इसके तो रिजल्ट्स ऑलरेडी श्वास-प्राश के जो है वो हमारे पास आ गए हैं। जब हमारे ये प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं किसी में रिजल्ट्स दिखाने में, तब किसी व्यक्ति को इमरजेंसी और उसकी प्रॉपर अप्रूवल्स मिलें, तब हम उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप इसको ट्राई करना चाहो तो करो, और इसके रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आ गए। इन दोनों के ऊपर जो है अभी रिसर्च और शुरू होगी। आपकी जानकारी के लिए केवल आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वीडियोज़ में कहता हूँ ज़्यादा शेयर मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जितने लोग वाक्षी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके परिवार में रोगों को कम किया जा सके। अब हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं एक सिद्धांत जानता हूँ, अगर अच्छे मन से सही दिशा में ठीक तरीके से कोशिश की जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। और उसी एक सफलता को पाने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो जैसे ईश्वर की इच्छा रहे उसी तरीके से रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से हम कुछ हद तक कुछ जानकारी प्राप्त करने में कामयाब हुए होंगे। अपने बच्चों को भी लॉजिकली, इंटेलेक्चुअली सोचना बताएं। आने वाले भविष्य में 10-15 साल में आपके बच्चे भी आयुर्वेद के अंदर आगे जाएं। केवल आयुर्वेदिक कॉलेज पे डिपेंडेंट मत रहिए। हमारे देश को आयुर्वेद में रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद, हम होम्योपैथी को एक्सप्लोर कर चुके। होम्योपैथी में देयर वाज अ जर्मन फिजिशियन जो सबसे बढ़िया, जिन्होंने हैनेमन नाम था उनका, उन्होंने जितनी रिसर्च करी थी, उसके बाद में मुझे लगता नहीं होम्योपैथी में किसी ने रिसर्च करी हो। बट ही वॉज अ जीनियस पर्सन, जिसने होम्योपैथी को एकदम इतना आगे लेकर चले गए थे वो। तो रिसर्च की ज़रूरत है। हमारा एक दुर्भाग्य है कि हमने जितनी रिसर्च कर रहे हैं, हम केवल एलोपैथी में करे जा रहे हैं। मुझे लगता है भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। अब आयुर्वेद में जब रिसर्च शुरू होगी, तब हम दुनिया का मार्गदर्शन करने में कामयाब होंगे। उससे पहले ये पर्यावरण की समस्या को टैकल करना हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू है। अगर हम इसको टैकल करने में कामयाब हो जाते हैं और आयुर्वेद को हम रिसर्च के लिए ले लेते हैं अपने देश के अंदर, आप विश्वास करिए, जिस तरह आज पूरा दुनिया जो है वो योग के पीछे भाग रही है, भारत में आ रही है, कल को आयुर्वेद की उस पुरानी जितनी भी ताकत है उसको हम निकालने में कामयाब होंगे। इसमें हमारे हाथ में तो देखो चीज़ें जो है, क्योंकि एपरेटस नहीं है हमारे हाथ में, लेकिन अपने बच्चों को कल को हमें तैयार करना है कि वो आयुर्वेद में प्रॉपर तरीके से, जैसे डॉक्यूमेंटेड है, जैसे तरीके हैं, जैसे ऋषि सुश्रुत ने काम किया था, जैसे ऋषि चरक ने काम किया था, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करके हम इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकालें। बहरहाल अभी तो बच्चों को बचाने का ही टाइम है, तो थोड़ी कोशिश मैं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से कुछ अच्छी लर्निंग्स लेके, बिकॉज़ आप सब पढ़े लिखे हैं, तो उसके अंदर जो है आपको भी मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इससे हमें सबको सहायता मिलेगी। और बाकी और कोई आपकी सलाह हो तो वो आप ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।